सो सो लेट्स स्टार्ट। अभी क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 24 की सबसे पहली एडजस्टमेंट, परचेसेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2275। अच्छा, उसके आगे का भी है, वो अपन बाद में बात करेंगे। पहले तो ये जो ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दी है वहां तक की बात चल रही है, ठीक है। अच्छा, परचेसेस इंक्लूड बोला मतलब परचेस में इंक्लूड हो गया, क्या हो गया है, गलती से जो सेल्स रिटर्न था वो परचेस में इंक्लूड हो गया। तो परचेस में इंक्लूड हुआ मतलब इन्होंने उसको क्रेडिट परचेस बोल के ट्रीट कर लिया है। क्या ट्रीट किया है, क्रेडिट परचेस बोल के ट्रीट किया। अब क्रेडिट परचेस बोल के ट्रीट किया, इन्होंने एंट्री कर दी परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो फिर परचेसेस में से लेस करो इसको, क्रेडिटर्स में से लेस करो। अच्छा, ये जो गलती हुई उसको सुधारा है, पहले तो परचेस में से लेस, क्रेडिटर्स में से लेस। और फिर सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, कल भी अपन ने देखा था, सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सो मैंने क्या किया है इसको, सेल्स रिटर्न अल्टीमेटली क्या करते हैं, सेल्स में से लेस, तो सेल्स में से लेस कर दो एंड डेटर्स में से भी लेस करो, क्योंकि डेटर्स क्रेडिट हो रहे थे, मतलब डेटर्स का बैलेंस कम कर रहे थे। तो एक ट्रांजेक्शन के लिए चार इफेक्ट हो रहे, परचेस में से लेस, क्रेडिटर्स में से लेस, क्योंकि ये रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेसेस है। अच्छा, और सेल्स रिटर्न में से भी लेस और डेटर्स में से भी लेस। अच्छा, मेरे को ये चीज पता है कि आरटीपी में जो इन्होंने किया, आरटीपी एमटीपी जहां पे भी ये आया है, उन्होंने वहां क्रेडिटर्स एंड डेटर्स तक गए नहीं ये लोग, क्योंकि उनका बोलना है कि क्रेडिटर्स एंड डेटर्स सही है, ऐसा उन्होंने अजम्पशन लगाया है। फिर उन्होंने क्या किया, सिर्फ परचेस में से लेस कर दिया, सेल्स में से लेस कर दिया, दैट्स इट। ये सिर्फ दो इफेक्ट किए हैं इंस्टीट्यूट में, जो आरटीपी में आंसर दिया है उसमें। तो एक्चुअल में ये चीज गलत है। अगर अपन देख रहे हैं प्लेन, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में भी कुछ गड़बड़ हुई है। तो अगर इंस्टीट्यूट का भी आंसर सही है, जबकि तुम नोट लिख देते हो कि हमारा अजम्पशन ऐसा है कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बैलेंसेस करेक्ट है, तो अब ये नोट लिखने के बाद आंसर सही हो जाएगा। तुम जो भी चीज कर रहे हो उसके लिए नोट लिखो। अगर तुम अजम्पशन ले रहे हो कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का बैलेंस अभी तक स्टिल गड़बड़ी चल रहा है, तो फिर नोट लिख दो कि वी आर अज्यूमिंग डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंसेस आर नॉट करेक्ट। अगर तुम अजम्पशन ले रहे हो कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का बैलेंस सही चल रहा है, तो फिर नोट लिखो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस आर करेक्ट। तो अब करेक्ट है, तब वो क्या करेंगे तुम लोग, परचेस में से लेस करेंगे और सेल्स में से लेस करेंगे। सिर्फ दो इफेक्ट करेंगे, कब, जब डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का बैलेंस सेम है, ऐसा तुम्हारा अजम्पशन है। और अगर अजम्पशन चेंज हो गया, तुम बोल रहे नहीं बैलेंसेस सेम मतलब बराबर नहीं है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के, तो फिर चार इफेक्ट होते हैं। क्या, परचेस में से लेस, क्रेडिटर्स में का बैलेंस सही नहीं है तुम ही बोल रहे हो, तो क्रेडिटर्स में से लेस कर दो। और फिर सेल्स में से लेस करो, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स में से लेस ही होता है। और डेटर्स में से भी लेस कर दो, ठीक है। कब का, जब डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बैलेंसेस सही नहीं है, तब ये चार इफेक्ट। अगर सही है तो सिर्फ दो इफेक्ट, परचेस में से लेस, सेल्स में से लेस। ओके अजिंक्य। अच्छा, दोनों अजम्पशन के केस में नोट लिखना क्या है, यस, अजम्पशन लगा रहे हो बेटा, नोट लिखो। क्लियर, दोनों अजम्पशन के केस में नोट लिखना है, ठीक है। अजिंक्य, डाउट क्लियर, चले आगे। ओके, अभी चल रहा है सेल्स इंक्लूड परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न इंक्लूड है सेल्स में। अभी अगेन से सेल्स में इंक्लूड है बोल, तो मैंने अजम्पशन लगाया कि भाई डेटर में भी गड़बड़ है, डेटर का बैलेंस भी गड़बड़ है। ये मेरा अजम्पशन है, डेटर का बैलेंस गड़बड़ है, तो मैंने अजम्पशन लगाया डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों के बैलेंसेस गड़बड़ है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स में इंक्लूड हो गया, गलती से वहां से हटाओ। अब सेल्स में इंक्लूड हुआ मतलब इन्होंने क्रेडिट सेल्स अजम्पशन लगाया है, तो फिर क्रेडिट सेल्स मतलब डेटर्स के बैलेंसेस गड़बड़ हो गए, वहां से लेस कर दो। अच्छा, परचेस रिटर्न में ऐड करो या फिर परचेस में से लेस करो, वन एंड द सेम। और फिर थर्ड फोर्थ इफेक्ट कहाँ होता, क्रेडिटर्स में से लेस करो, क्योंकि तुम्हारा अजम्पशन है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बैलेंसेस अभी तक बराबर नहीं है, गड़बड़ चल रहे हैं। ये अजम्पशन है, इसलिए चार इफेक्ट हो रहे हैं। बट आरटीपी में ये अजम्पशन नहीं लगाया, उन्होंने अजम्पशन लिखा है कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बैलेंसेस सही है। तो उन्होंने सिर्फ दो इफेक्ट किए, सेल्स में से लेस किए, परचेस रिटर्न में ऐड किए, मतलब ही परचेस में से लेस। अल्टीमेटली वही होता है, परचेस रिटर्न क्या करते हो, परचेस में से लेस। ओके, आरटीपी में ये चीज दी है, बट अजम्पशन लगाना पड़ेगा, अजम्पशन की वजह से तुम्हारा आंसर सही और गलत होता है। हर बार अच्छे से अजम्पशन लिखो क्लियर लैंग्वेज में।
दोनों भी चीज कर रहे हो, अजम्पशन ले रहे हो डेटर्स का क्रेडिटर्स का बैलेंस सही है तब भी लिखना, और जब लिख रहे हो नहीं गलत है तब भी लिखना। इंस्टीट्यूट ने लगाया कि नहीं दोनों का सही है, इन्होंने सिर्फ डेटर्स क्रेडिटर्स की खींच नहीं इसलिए एंट्री, इन्होंने सिर्फ सेल्स में से लेस कर दिए, परचेस में से लेस कर दिए, दैट्स इट। ओके देन, सो कैन वी गो फॉर नेक्स्ट एडजस्टमेंट। हाँ चलो, अभी क्या हो रहा है, गुड्स विड्रॉन, अभी एक चीज समझो, अगर प्रोपराइटर गुड्स विड्रॉ करके लेके जा रहा है तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और ड्रॉइंग में ऐड कर देंगे, मतलब भी कैपिटल में से लेस करेंगे। ठीक है, ये चीज अपने को पता है। अच्छा, अगर ऐसा बोला है कि कुछ पब्लिसिटी के लिए गुड्स तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब क्या, अगेन परचेस में से लेस भी कर सकते हैं, ये जो फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखो, वन एंड द सेम चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेस में से लेस करो या फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखो। तो और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट में ऐड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कहाँ आती है रे भाई, एडवर्टाइजमेंट 3 में, ठीक है, वहां से वहां अपन ऐड करेंगे। ओके डन, चलो। हाँ, उसके बाद ये एक बहुत खतरनाक एडजस्टमेंट था जिसपे ना आधे बच्चों की विकेट गिर गई थी एकदम। अब नीचे उसने बोला क्या है, सुन लो, पढ़ लेते हैं अपन अच्छे से, क्या हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये सिक्योर हुआ है हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक के अगेंस्ट, मतलब जो बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है उसके लिए अपन स्टॉक एज अ हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक करके लिए है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी जो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है वो जस्ट 80% ऑफ रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू जो बैंक ने assumption लगाई है, क्योंकि बैंक 20% का मार्जिन डिडक्ट कर रहा है, उसके बाद उसने अपने को लोन दिया है, तो बैंक रियल वैल्यू के जस्ट 80% ही तुमको लोन दे रहा है अभी जो बैंक ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, जो तुमने वैल्यू बताई ना, बैंक उसको मान नहीं रहा है, बैंक बोल रहा है भाई तुमने हाइक करके दिखाया है अननेसेसरी स्टॉक की वैल्यू, ये तुम्हारा बोलना है, किसका, मतलब बैंक का बोलना है, तुमने ऐसा हाइक करके दिखाया है। तो बैंक बोल रहा है जितनी तुम वैल्यू दिखा रहे ना, अगर सपोज तुम 100 दिखा रहे उतनी तो वैल्यू है नहीं बेटा, वो तो तुम भूल जाओ, बोले उतनी वैल्यू है ही नहीं। तो फिर वैल्यू कितनी है, तुम जितना वैल्यू बता रहे जस्ट उसका 80% ही एक्चुअल वैल्यू है, मतलब 100 का 80% कितना होता, 80। अगर सपोज कोई स्टॉक की वैल्यू तुम 100 दिखा रहे, बैंक बोल रहा नहीं इतनी इसकी वैल्यू नहीं है, तुम उसको अननेसेसरी हाइक करके दिखा रहे, इसकी रियल वैल्यू कितनी है, जितना तुम दिखा रहे हो उसका जस्ट 80%, अगर तुम 100 दिखा रहे तो उसका 80% मतलब 80 ही बैंक बोल रहा इतनी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, बैंक मान चुका कि भाई तुमने 100 पे दिखाया बट रियल वैल्यू बैंक के हिसाब से 80% आ रही, ओके दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, बैंक उस पर पूरे 80% पे लोन नहीं देता, बैंक कभी भी लोन पूरे अमाउंट पे नहीं देता जितनी गारंटी की या फिर हाइपोथिकेशन की अमाउंट रहती है, बैंक कुछ मार्जिन मनी डिडक्ट करता है, क्योंकि जरूरी नहीं आज उसकी इतनी वैल्यू बाद में भी हो। अब बैंक ने मार्जिन डिडक्ट किए कितने, 20%, 80 का 20% डिडक्ट हो रहा, मतलब कितना हो रहा है, कितना बच रहा, 16 चला गया, 64 बच रहा क्या, 64 बच रहा, करेक्ट। अच्छा, तो इसका मतलब जो बैंक का ओवरड्राफ्ट हुआ है ना, वो जस्ट 64% है तुम्हारे एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू से, कैसा आया, तुम दिखा रहे 100 बट बैंक बोल रहा इतनी तो वैल्यू नहीं है, तुम अननेसेसरी ज्यादा दिखा रहे हो, फिर एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, जस्ट 80% है, कितनी है, जस्ट 80%, तो फिर उसका 100 का 80% मतलब 80 हो गया। अच्छा, बैंक बोल रहा 80 है वैल्यू, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा, बट वो क्या बोल रहा है कि भाई मैं पूरे इस पे अमाउंट जितनी तुम्हारी आई है उस पे मैं पूरा की पूरा ये नहीं दे सकता लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट लोन मतलब, तो उसने 20% मार्जिन डिडक्ट किया, 20% मार्जिन डिडक्ट होने के बाद क्या वैल्यू आती है, 64। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट अभी के लिए 80,000 is just a 64% of your real value of stock, your value of stock। अच्छा, तुम ये बोलेंगे मैम बैंक ने तो एग्री नहीं किया, बैंक तो बोल रहा रियल वैल्यू सिर्फ 80% है, भाई बैंक बोल रहा तुम्हारे बुक के हिसाब से वैल्यू अभी भी 100 है, तो अपन बुक्स में 100 पे ही दिखाएंगे, तो ये चीज समझ रहे हो, अपन बुक्स में 100 पर ही दिखाएंगे, रियल वैल्यू बैंक कुछ भी लेने दो, ठीक है, ओके डन, ये चीज सबको समझी है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जी वाला पॉइंट ये क्लियर हुआ है, ये बहुत लोगों का, बहुत लोगों को ये हो रहा है।
मेरे नेट में प्रॉब्लम नहीं है बेटा अब, क्योंकि किसी ने नहीं बोला है, जिसको लग रहा है उसके नेट में प्रॉब्लम है। जिसको नहीं समझा ये चीज समझ लो, ये ऐसा एडजस्टमेंट आया तो जस्ट उसका 64% ही तुम्हारी स्टॉक की, जो बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा रहा वो जस्ट 64% ऑफ योर स्टॉक वैल्यू, दैट्स इट। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। ये ना बहुत लोगों को डिफिकल्ट गया था, जस्ट बिकॉज दैट स्टॉक कुछ समझ ही नहीं रहा था, तो वो स्टॉक की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, और वो पहली एडजस्टमेंट जिसपे अपन इतनी बड़बड़ करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज अच्छे से पढ़ लो आंसर में पूछा क्या है। इधर आंसर में पूछा है शो द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ये बच्चे गड़बड़ यही करते हैं कि भाई पूरा चीज पढ़ लेते हैं, बट मेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये नहीं पढ़ते। क्वेश्चन को जो पूछ रहा है वह चीज लिखो। उसमें रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बोला है, लिखना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ठीक है, तभी कुछ होगा। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बहुत नेसेसरी है। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। तो ये तुमको लिखा के दिए रेक्टिफिकेशन एंट्रीज क्या होती है। ठीक है, इस पे इतना बात करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा एक चीज देखो, पेटेंट जो है ना यहाँ पे, ये 40,000 है। अच्छा ये कब लिए? 40,000 इज फॉर 10 years फ्रॉम 1 April 2017। 1 अप्रैल ये अपना ईयर की स्टार्टिंग है, क्योंकि ये ईयर एंड हो रहा 31 मार्च 2018 के दिन। तो 40,000 इज फॉर 10 years। देन हाउ मेनी इज फॉर 1 year? 4,000 आता। अच्छा 4,000 ये सिर्फ एक साल का खर्चा है। तो पेटेंट पे रिटर्न ऑफ करेंगे अपन हर साल कितना? 4,000। तो रिटर्न ऑफ करेंगे कितना? 4,000। अच्छा ये जो रिटर्न ऑफ करेंगे वो कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट डेबिट साइड। तो इस साल बैलेंस शीट में पेटेंट कैसे दिख रहा है पता है? ये पेटेंट -4,000 रिटर्न ऑफ, और आउटर कॉलम जा रहा है बैलेंस शीट में 36,000। कितना जा रहा है? 36,000, दैट्स इट। ये चीज समझिए पेटेंट के केस में क्या हो रहा है। आगे चलूं मैं? ओके, चलो ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपन यहाँ देखते हैं। ये देखो यहाँ क्या बोला है इसने। हाँ, इसका बी वाला बीट देखो, बी वाली एडजस्टमेंट। अ मशीन वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 April 2017 फॉर 3,000। नो एंट्री इन दिस रिस्पेक्ट वाज पास्ड इन द बॉक्स। एक चीज बोलो, मशीन इंस्टॉल हुई और एंट्रीज नहीं हुई। मशीन इंस्टॉल हुई। अच्छा मशीन इंस्टॉल हुई और ये एंट्रीज नहीं हुई, ऐसा कैसा हो सकता है? अच्छा गजानन एक मिनट। 1 year का रिटर्न ऑफ करना है क्या मैम? सिर्फ हाँ वही करना है, वही बताया गजानन मैंने, सिर्फ 1 year का ही रिटर्न ऑफ करना है। 40,000 ये पूरे 10 साल का खर्चा है। एक साल का कितना होगा फिर? जस्ट 4,000। वही करना है, एक साल का ही रिटर्न ऑफ करना है। वो कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दैट्स इट। एक साल का वही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा चलो बी। न्यू मशीन वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 April 2017। क्वेश्चन नंबर 25 का बी वाला बी। 3,000 और उसकी एंट्री चाहिए। मेरे को एक बात बोलो, ये चीज समझ रहे हो तुम लोग? एंट्री नहीं हुई है मतलब कंफर्म ये तो कैश में परचेस नहीं था मशीनरी का। अगर कैश में परचेस होता, सेम डेट पे बिजनेसमैन को समझता है, तो ये कंफर्म क्रेडिट परचेस ऑफ मशीनरी ही है। अच्छा और एक एक चीज समझ लो, ये अभी तक रिकॉर्ड हुआ मतलब अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ मतलब, ये जो क्रेडिटर था ना मशीनरी का, जिसने अपने को मशीनरी बेची, उसने अभी तक पैसा मांगा नहीं अपने से। अगर मांगता तो रिकॉर्ड हो जाता था ना, क्योंकि जब वो पैसा मांगने आ रहा था तुम रिकॉर्ड कर लेते थे कि भाई ऐसा कुछ तो है कि अपन ने मशीनरी परचेज की है और उसका वो पैसा मांगने आया है। तो वो अभी तक नहीं हुआ, तो ये एंट्री पास नहीं है, तो इसकी एंट्री है मशीनरी अकाउंट में ऐड कर दो, मशीनरी में ऐड होगा। और इसकी सेकंड इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी बोल के अलग से दिखेंगे। कहाँ? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। कहाँ दिखेंगे? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। अच्छा जो क्रेडिटर है वहां पे ऐड कर देने का नहीं, सिर्फ क्रेडिटर्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी अलग से सेपरेट आइटम दिखाओ, कहाँ? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड।
तो इसके दो इफेक्ट क्या हो रहे हैं, मशीनरी में ऐड करो बिकॉज ये अनरिकॉर्डेड मशीनरी है, वहां ऐड होंगे, और क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी बैलेंस शीट में एक सेपरेट आइटम दिखेगा। ओके, ये अभी तक पे हुआ नहीं है, क्योंकि अगर होता तो समझ जाता ना, नहीं हुआ है। अच्छा, वेजेस जो पे करे थे मशीनरी के वो वेजेस में इंक्लूड हो गए, वेजेस से हटाओ और मशीनरी में ऐड करो, सिंपल। ठीक है, अच्छा ये जी वाला बीट देखो, गुड्स ऑफ रुपीज 12, नहीं जी वाला नहीं, ये हो गया था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, कल ही देखा था। एफ वाला देखो, एफ, on 1st April 2017, machinery of the value 10,000 was destroyed by fire, and the insurance claim settled at 8,000 was credited to machinery account। कौन से अकाउंट को क्रेडिट हो रहा है, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करते रहे। क्या हुआ है, 10,000 की मशीनरी डिस्ट्रॉयड हो गई थी फायर की वजह से, और इंश्योरेंस का क्लेम कितना मिला, जस्ट 8,000। और ये सीधा इंश्योरेंस का क्लेम ना मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो सही तो चल रहा था, क्या गड़बड़ हुई, गड़बड़ ये हुई है 10,000 की मशीनरी जल गई, और तुमने मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट कितना किया, क्रेडिट मतलब मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, सभी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्रेडिट कर रहे हैं मतलब वहां से कम किए, कितना किए, जस्ट 8,000, यही गड़बड़ है, क्योंकि 10,000 की तो पूरी मशीनरी चली गई और तुम सिर्फ 8,000 ही लेस करे, इसका मतलब वो 2,000 की मशीनरी स्टिल शो हो रही है बैलेंस शीट, जो कि गलत है, तुम्हारे मशीनरी अकाउंट में स्टिल ये 2,000 का बैलेंस है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, वो मशीनरी अकाउंट में से निकालो, कितना, सिर्फ 2,000, पूरा 10,000 नहीं, ऑलरेडी 8,000 निकाल चुके हैं तुम, सिर्फ 2,000 ही बाकी है, सो 2,000 ही निकालो, उसने क्लियर दिया है 8,000 वॉज क्रेडिटेड टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी में से सिर्फ 2,000 लेस करो, एंड क्या करेंगे इसको, अच्छा ये लॉस पे बेचा है, तो फिर लॉस ऑन सेल, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर कहाँ लिखेंगे, 3 पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लॉस बाय फायर कितना, 2,000, लॉस बाय फायर सिर्फ 2,000। इसके लिए एंट्री क्या होती पता है क्या, ये जो रेटिफिकेशन एंट्री चल रही थी ना, उसके लिए सही एंट्री क्या होती पता है तुमको, उसके लिए एंट्री ये होती, कहाँ गई इसकी जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए इन्होंने एंट्री क्या की है, कैश अकाउंट, वो इसने कैश दे दिया इंश्योरेंस वाले ने, वो 1 अप्रैल में हुआ था ना, ईयर के एकदम स्टार्ट डेट पे वो फायर लग गया, और तब से अब तक तो क्लेम मिल ही गया, इन्होंने एंट्री कर दी है 8,000 कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 8,000, ये एंट्री करके बैठे ये लोग, और एक्चुअल में एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट 8,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, नहीं, लॉस बाय फायर, सॉरी, ऑन नहीं, बेचे ना, आग लगी, बेचे भी नहीं, आग लगी उसकी वजह से लॉस टू मशीनरी अकाउंट, ये एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी, इन्होंने ये एंट्री की है, ये रॉन्ग एंट्री है, ये करेक्ट एंट्री है, तो इसलिए मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या कर रही, लॉस बाय फायर अकाउंट ये रेक्टिफाई कर रही हूँ, मैं क्या कर रही, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कर रही, कितने से, 2,000 से, टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कर रही, कितने से, जस्ट 2,000 से, एक्चुअली क्रेडिट 10,000 से होना चाहिए, इन्होंने 8,000 से ही करी, तो 2,000 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है, ओके, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, और कुछ बाकी नहीं, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है, नहीं, ठीक है, देन लेट्स गो, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा 26 में आते हैं तो एक चीज समझ लो, एक चीज है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड की क्या है, ये लाइबिलिटी है, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। अच्छा, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मतलब इस साल का तुम जितना प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और ये एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। यश अगर एक और बार तूने वो चीज बोली मैं तेरे को मीटिंग से रिमूव कर दूंगी, ठीक है।
अब चुपचाप जितनी चीज मैं बोल रही हूँ वो चीज सुन। तू अकेला नहीं है मीटिंग में, बहुत बच्चे हैं। जैसा तू बोलेगा वैसा नहीं चलेगा। मीटिंग कंडक्ट मैं कर रही हूँ। ठीक है, अपन कहाँ चल रहे थे? बीच में जैसा मैं अच्छा बोल रही हूँ वैसा करो, सुनो, तुम अकेले नहीं। ठीक है। पीएफ इन्वेस्टमेंट नाम की भी चीज होती है। पीएफ इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है रे? पीएफ इन्वेस्टमेंट ये असेट है। कहाँ आएगा पीएफ इन्वेस्टमेंट? दिस इज असेट। अच्छा पीएफ, अच्छा सॉरी, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट ये कहाँ आता है? इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट ये जो अपना प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी साइड है ना, वहीं जाके ऐड करेंगे। क्यों? स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जो भी इनकम है वो फंड में ही ऐड होती है। ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न अपन एनटीसी में देखे थे, तो वहीं ऐड होंगे। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड ये लाइबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन इस साल का है, मतलब ये एक्सपेंस हुआ। अच्छा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हुआ, ऐसा देखिए कंफ्यूज करता है भाई। अपना कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस हुआ, समझो ये चीज। पीएफ इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट्स है। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड वो फंड में ही ऐड करना है। ठीक है, ओके चलो, ये चीज बोलनी थी, ये हो गई। चलो लेट मी क्लियर दिस। देन अपन सबसे पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की। वो देखो, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, वो चीज में नहीं। मशीनरी वर्थ रुपीज 5000 was sold for 4000 and credited to sales। क्या हुआ है? मशीनरी बेचे और इन्होंने क्रेडिट कहाँ कर दिए? सेल्स में क्रेडिट कर दिए। इन्होंने सेल हुआ बोल के रिकॉर्ड कर लिया, तो ये गलती हुई है। तो अभी ये गलती को सुधारना है। अब क्या करना पड़ेगा? जो सेल्स में क्रेडिट करे, सेल्स में कितना क्रेडिट करे? मशीनरी थी 5000 की, बट बेचे कितने में? 4000, तो उतना ही सेल्स में क्रेडिट कर दिए। तो सेल्स में से लेस करो, पहली चीज कितना? सेल्स में से लेस 4000। ठीक है। अच्छा, मशीनरी में से हमें लेस करना पड़ेगा, क्योंकि सही एंट्री तो वही है ना। सेल्स में तो रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया था, उसको करेक्ट करना है, तो इसलिए मैं लेस कर दे रही, जो गलती से रिकॉर्ड हुआ उसको हटा दे रही, 4000। मशीनरी में से लेस करो कितना? 5000। अच्छा, जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है कितना है? 5000 की मशीनरी बेचे 4000 में, तो लॉस कितना हुआ? 1000। वो कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, तो सेल्स में से लेस 4000, मशीनरी में से लेस 5000, क्योंकि 5000 की मशीनरी बेचे। एक चीज ध्यान में रखो, कभी भी कोई भी एसेट बेच रहे हो, जितनी उसकी बुक वैल्यू उतना लेस करो। वो उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे लेना देना नहीं है। जितनी बुक वैल्यू है उतना ही उस एसेट में से लेस होगा। कभी भी ये चीज याद रखो। ठीक है, प्रॉफिट होगा अलग से रिकॉर्ड करेंगे, लॉस होगा अलग से रिकॉर्ड करेंगे, पर बुक वैल्यू हर बार उस असेट में से लेस करेंगे। ओके चलो। और लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर प्रॉफिट रहता तो वो कहाँ जाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 में भी कुछ नहीं, उसने वही बोला है नीचे, प्रोवाइड एम्प्लॉयर्स शेयर ऑफ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर शेयर प्रोविडेंट फंड मतलब इस साल का प्रोविडेंट फंड का खर्चा बोल रहा हूँ। वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो 3 में लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड करंट ईयर पेबल है ना, एंड प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, तो कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 में और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 में भी एक चीज दी है, एडजस्टेड परचेसेस। कल भी मैंने ये चीज बताई थी। एडजस्टेड परचेसेस मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस, लेस क्या करेंगे इसमें से? रिटर्न्स। और क्या लेस होता है इसमें से? इसमें से क्लोजिंग स्टॉक भी लेस होगा। ठीक है, तो ये एडजस्टेड परचेसेस। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी लेस हो चुका है, तो वापस क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्या बच्चों? क्योंकि ऑलरेडी लेस हो गया ना, तो ये नहीं आएगा। अब ये कहाँ जाएगा? सिर्फ बैलेंस शीट एसेट साइड, बिकॉज ऑलरेडी आ गया ना ये।
तो अब वापस ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, ये चीज याद रखो। जब एडजस्टेड परचेज दे देता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक आता कहाँ है? जस्ट बैलेंस शीट असेट साइड। ये देखो इन्होंने ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है क्लोजिंग स्टॉक, इसमें इसको कहाँ लाएंगे? असेट में, बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है, तो एडजस्टेड परचेज का मतलब ये होता है। अच्छा नीचे ना एक एडजस्टमेंट है, उसमें क्या बोला उसने, ओ एम्प्लॉय का, अपना बिजनेस का ऐसा नेचर है कि कभी भी अपने को एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए बिजनेस की कोई प्रीमाइसेस है वहां पे उस एम्प्लॉयज को मैंने एज अ क्या बोलते हैं घर दे दिया है, उसका वो जो भी हाउस हो की अरेंजमेंट है मैंने वहां कर दी, क्वार्टर्स वगैरह लगा दिए। तो उसको जो अपन रेंटल वैल्यू पकड़ रहे हैं, जो 250 दे रहे हैं उसके रेंट की वैल्यू है, जो भी उसका रेंट कर रहे हो उसकी वैल्यू है 250, और इस चीज को वो बेनिफिट को ट्रीट कर रहे हैं एज अ वेजेस टू एम्प्लॉइज और रेंटल इनकम एज मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स इज द ओनर। तो मतलब जो 250 रुपए तुम रेंटल वैल्यू कर रहे हो उस प्रॉपर्टी की जिसपे तुमने तुम्हारे एम्प्लॉयज को रुखाया है, उसको क्वार्टर्स बना के दिए, घर है उनका, उसकी 250 रुपए रेंटल वैल्यू है। अच्छा उसको कर रहे क्या अपन, तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसको वेजेस में ऐड कर रहे हैं। कहाँ ऐड कर रहे हैं? वेजेस में। एंड उसके लिए रेंटल इनकम पकड़ रहे हैं, इसके मिस्टर एक्स के लिए तो रेंटल इनकम है, इनकम कहाँ है ये रहे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट, इनकम है क्रेडिट साइड। तो ये कहाँ कहाँ जा रहा है? वेजेस में ऐड करो एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, दैट्स इट। ठीक है, ओके, चलो चले आगे। हो गया? मेरे हिसाब से ट्रेडिंग कंसर्न के पूरे क्वेश्चंस हो गए हैं। ट्रेडिंग कंसर्न के पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। किसी को कोई पूछना है डाउट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न? एनीवन? हाँ ना तो बोल दो। अच्छा एक चीज मैं बोल देती हूँ, अगर सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बच्चों, तो कहाँ जाएगा रे? सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। अगर सस्पेंस अकाउंट का, यश मेरी बात सुनी नहीं क्या तूने? रिमूव करके दिखाओ। सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा लाइबिलिटी साइड। कहाँ है? सस्पेंस अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है और उसका डेबिट बैलेंस है, मतलब ये बैलेंस शीट असेट साइड जाएगा। सस्पेंस अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है और उसका क्रेडिट बैलेंस है, मतलब वो जाएगा लाइबिलिटी साइड। महेश मेरे को तेरे ये चीज नहीं समझ रही। हाँ दिस क्वेश्चंस आर इनफ एक्चुअली। ये क्वेश्चंस तुमने अगर देखे होंगे मॉड्यूल के क्वेश्चन, वो बहुत बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये क्वेश्चंस बहुत इनफ है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या देता है वो, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस है बोले, कितना? 800 रुपए। ठीक है। अच्छा इसके 8,000, ठीक है 8,000। इसके अंदर इंश्योरेंस इंक्लूड है, कितने का बोला? 4,000 का, जो प्रीपेड है फॉर 30 जून। जो भी नेक्स्ट 30 जून है ना वहां तक के लिए प्रीपेड है, मतलब 3 मंथ्स का प्रीपेड है। क्या प्रीपेड है? पूरा रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, उसका पूरा अमाउंट है 8,000। उसके अंदर एक इंश्योरेंस इंक्लूडेड है जो 4,000 की वैल्यू है, और वो प्रीपेड है फॉर 30 जून। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जब निकालेंगे ना तो 4,000 को पकड़ेंगे या पूरे 8,000? जस्ट 4,000। वो 4,000 प्रीपेड है, कितने? 3/12, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ना। सिर्फ 4,000 को पकड़ो, पूरे 8,000 प्रीपेड नहीं है, सिर्फ 4,000 प्रीपेड है। ये चीज बच्चों को इतना कंफ्यूजन क्यों है इसमें मेरे को नहीं पता। ठीक है। अच्छा मेरे को बोलो, अगर ये बोला है इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस दिया है, लाइफ इंश्योरेंस मतलब
तुम्हारी ड्राइंग है क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है क्या है? ड्राइंग है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस इज योर ड्राइंग। ड्राइंग को क्या करते हैं अपन, कैपिटल में सेलेक्ट करते हैं। और अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस है तो फिर वो अपना एक्सपेंस में आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या चल रहा है अपना, अपन चलेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे। ठीक है, जो भी तुम्हारे डाउट है 2 मिनट रुक जाओ, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एक 10-15 मिनट का ही है, खत्म हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे चलते हैं, फिर अपन डाउट से क्लियर करेंगे, बिकॉज किसी के डाउट नहीं होंगे तो मेरे को वापस वो चीज़ रिपीट करके उनका टाइम नहीं था। फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इसका प्रॉब्लम ये है आधे बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं और इस पे क्वेश्चन आते हैं। प्लीज ये भ्रम में मत रहो कि क्वेश्चन तो पूछेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, इस पे क्वेश्चन आता है और आएगा ना, 5 मार्क मुफ्त के देके जाएंगे। तो प्लीज डोंट स्किप दिस। नहीं पढ़ा है, मेरी बात सुन लो, 15 मिनट में समझ जाएगा। जस्ट शट योर माउथ एंड लिसन टू मी। ओके, अभी क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में तो अपन वो 3 चीजें ऑलरेडी देख रहे थे, कौन सी ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो तीनों तो बनते ही है। इसमें एक एडिशनल अकाउंट भी बनता है, कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यही थोड़ा डिफरेंट। इसमें एक एडिशनल अकाउंट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आता कि प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, पूरा हर चीज बनाने के लिए नहीं बोलता। वो एक ही क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता, 20-30 मार्क के लिए आ जाएंगे। तो इतना बड़ा वो एक क्वेश्चन नहीं रहता। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का क्वेश्चन आए तो वो बोलेगा क्वेश्चन में जस्ट प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दैट्स इट। उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट पूछ लेगा एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके ऊपर तो कुछ नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं बोलता आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट बनाओ, ऐसा नहीं पूछता है। हाँ, मॉड्यूल में ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें हर उन्होंने चीज करके दी, आई नो दैट, बट क्वेश्चन में ये चीज नहीं पूछेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा कम है, लाइक जस्ट 5% बस, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कम। 5 भी मैं ज्यादा बोल रही, 2% प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन ऐसा पूछता। तो ये पूछेगा कौन सा, सिर्फ प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और ये ऐसे क्वेश्चन आए हैं बहुत बार। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अच्छा बनाते क्यों है, ये बनाते इसलिए टू फाइंड आउट द, क्या, टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कर रहे हैं अपन, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, ये अपन कैलकुलेट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। बिकॉज अपने जो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, वो कॉस्ट नहीं बताता। इसलिए अपने को फाइंड आउट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपन बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, उसके बाद थोड़े फायदे भी है, प्राइस बराबर फिक्स होता है, टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं वो समझता है, कॉस्ट कटिंग कहाँ करनी है, ये सब ये चीज से समझती है, हर चीज समझती है। अच्छा, इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ये देखिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम, एक अलग से हेड बनाओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, उसमें क्या क्या लिखना है देखो। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल वो, प्लस रॉ मटेरियल परचेज इस साल का वो ऐड करो, प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ मटेरियल वो ऐड करो, लेस मटेरियल रिटर्न, लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब एक रॉ मटेरियल कंजम्पशन बोल के हेड बनाना है, उसके अंदर तुम क्या लिखेंगे, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, लेस मटेरियल परचेस्ड, लेस मटेरियल रिटर्न, लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, और जितने भी एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल सभी के सभी ये हेड में ही ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, कस्टम ड्यूटी लगती है बिकॉज ऑफ परचेस, उसके बाद में मरीन इंश्योरेंस नाम की चीज रहती है, ये भी इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुम गुड्स लेकर आ रहे हो थ्रू शिप और उस पर इंश्योरेंस लगा रहे हो, तो ये रिलेटेड टू परचेस एक्सपेंसेस है। दैट्स वाई ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो हेड बनाएंगे, कंज्यूम जो हेड बनाएंगे उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं, डॉक चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, हैंडलिंग चार्जेस, ये जितने भी मटेरियल से रिलेटेड खर्चे ही माने जाएंगे और मटेरियल में कंजम्पशन जो हेड बना रहे हैं उसमें ऐड करेंगे। तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या क्या आएगा,
रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल परचेस लेस मटेरियल रिटर्न। मटेरियल परचेस और मटेरियल रिटर्न मतलब रॉ मटेरियल परचेस, रॉ मटेरियल रिटर्न, और उसमें ऐड करेंगे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटी, मरीन इंश्योरेंस, हैंडलिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस, ये जो भी है, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ऑल आर मटेरियल रिलेटेड चार्जेस। और लेस कर दो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। रॉ मटेरियल चीज समझते हो, पहली बात तो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ऐसी चीज जो जो तुम प्रोड्यूस करने के लिए कुछ खरीदते हो ना। सपोज तुम कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री में और तुम परचेज कर रहे कॉटन, उस पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, कुछ प्रोडक्शन कर रहे और फिर उससे बना रहे क्लॉथ। तो तुम जो चीज खरीद रहे हो, जो कच्चा माल खरीद रहे हो, तुम क्या खरीद रहे हो यहाँ पे, कॉटन, वो हो गया रॉ मटेरियल। फॉर दिस कॉटन इज योर रॉ मटेरियल। ठीक है। अच्छा, इसमें एक वर्किंग प्रोसेस नाम की चीज होती है। वर्किंग प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा मटेरियल, रॉ मटेरियल जिसपे कुछ काम हो गया है और कुछ काम होना बाकी है। ऐसा नहीं कि ये पूरी तरीके से बन के रेडी, पर ऐसा भी नहीं कि इस पे कुछ काम नहीं हुआ, कुछ हो गया है, कुछ होना बाकी। तो थोड़ा सा काम हुआ है और थोड़ा सा होना बाकी। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्किंग प्रोसेस। और फिनिश गुड्स तुम समझते हो, फिनिश गुड्स का मतलब है जो पूरी तरीके से बन के रेडी है, आज भी उठा के बेच सकते हैं, तो ये पूरी तरीके से बन के रेडी है। हाँ, वर्किंग प्रोसेस मतलब जो ऐसे प्रोसेस में अभी तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ही है वो कुछ, उसको बोलेंगे वर्किंग प्रोसेस। ये तीनों अलग अलग टर्म्स है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, आम भाषा में बोले तो। वर्किंग प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसपे काम हो गया है और कुछ होना बाकी है अभी तक। और फिनिश गुड्स मतलब पूरी तरीके से बन के तैयार है। ठीक है। अच्छा, थ्योरी में एक जगह क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में लिखो, ब्रीफ करो बोले, और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में लिखो। तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिसके बिना प्रोडक्शन ही नहीं होता, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी से हायर पे वो प्लांट और या फिर मशीनरी लेकर आए हो जो प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जितना तुम उसको हायर चार्जेस दे रहे हो ना, वो तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता। अगर तुम वो हायर पे लेकर ही नहीं आते, वो प्लांट लेकर नहीं आते, वो मशीनरी लेकर नहीं आते किसी से उधार मांग कर, और उसको हायर चार्जेस नहीं देते, तो अपना प्रोडक्शन ही नहीं होता। तो दिस इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। अच्छा, ये बता क्यों रही हूँ, क्वेश्चन है इस पे, इसलिए। ठीक है। ओके, चलो अभी आगे क्या चल रहा है। इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसी को बोलते हैं ओवरहेड्स या फिर वर्क ओवरहेड्स। ऐसे दो तीन नाम है इसके, ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स। ठीक है। अभी इन सब में तीन चीज आती है इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट मटेरियल एक आता है, ये देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो मेरे को प्रोडक्शन प्रोसेस में लगेगा बट डायरेक्टली नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल, जो मशीनरी तुम लेके आ रहा है, तुम उसके, हाँ, तुम उस इसको बोल सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं, यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स, नॉट नेसेसरीली फैक्ट्री वर्क ओवरहेड्स बोल। ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो तुम्हारे प्रोडक्शन में लग रहा है, जैसे वो टूल्स हो गए छोटे छोटे, कुछ मेंटेनेंस वर्क के लिए स्टोर्स का माल लग रहा है, और या फिर फ्यूल लग रहा है, कुछ ऑयल लग रहा है, तुम्हारे प्रोडक्शन जो मशीन है उसमें लग रहा है ये सब। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल ये भी है बट ये इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। अच्छा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल ये अलग से लिखना कहाँ, ये ओवरहेड्स वाला जो हेड बनाएंगे ना उसमें सेपरेटली शो करना है। वो डायरेक्ट मटेरियल में जाके ऐड नहीं कर देना। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल में ये चीज ऐड नहीं करना, इसलिए ये चीज बताई। ओवरहेड्स बोल के एक अलग से हेड बनाएंगे, वहां लिखना है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, वो रॉ मटेरियल परचेस में उसमें जाके ऐड नहीं करना इनडायरेक्ट मटेरियल, यही चीज बता रही हूँ। ठीक है, ये चीज समझी, अलग से लिखेंगे, ऐड मत करो। ओके। अच्छा, इनडायरेक्ट वेजेस मतलब ऐसे वेजेस जो इनडायरेक्टली लग रहे हैं, जैसे वो मशीन है उसको दुरुस्त करने के लिए दो तीन लोग आए हैं, उसको अपने को वेजेस देना है, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट वेजेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जैसे फैक्ट्री है, उसके लिए इंश्योरेंस निकाले, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है तो प्रोडक्शन में तो आना ही है, पर ये डायरेक्ट नहीं है ना एक्सपेंसेस। ऐसा थोड़ी है कि माल बहुत प्रोडक्शन कर रहे तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बहुत ज्यादा आएगा, ये कोई कनेक्शन नहीं उसका। तो इसलिए इसको बोलते हैं
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ओवरहेड्स में तीन चीजें आती है, कौन सी? इनडायरेक्ट मटेरियल भी यहीं आता है, इनडायरेक्ट वेजेस भी यहीं आता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यहीं आता है। ओके। अच्छा, और एक चीज है यहाँ पे, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब ये एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है। इसको बनाना मेरा इंटेंशन नहीं था, ये मेरी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें ऑटोमेटिकली ये चीज बन रही है, तो ये मेरा इंटेंशन बनाना नहीं था। देन इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी करने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस है इसमें ये चीज बनती ही है। अच्छा, बाय प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए और एक साइन है। जो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट रहेगा ना, सपोज मेन प्रोडक्ट है, अभी जैसे सपोज चीज या फिर बटर अपना बनाने का मेन इंटेंशन है, चीज और बटर का एक क्यूब कितने में आता है, कितना महंगा भी बिकता है चीज या बटर। पर उसके साथ वो प्रोडक्शन प्रोसेस करते करते मेरे को एक बाय प्रोडक्ट मिल रहा, क्या मिल रहा मेरे को? बाय प्रोडक्ट बटर मिल्क। बटर मिल्क मिल्क मतलब छाछ, वो कितनी सस्ती बिकती है। तो बटर या चीज का कॉस्ट देखो कितना हो रहा है, 20-25 रुपए का वो एक क्यूब आता है, और वो छाछ 5-6 रुपए में आ जाती है, वो इतना पूरा कैन। तो इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना। जो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू योर बाय प्रोडक्ट, ठीक है। छाछ का प्राइस बहुत ज्यादा कम है, 5 रुपीज में आ जाता है, और बटर मिल्क वो छोटा सा क्यूब आता है, सॉरी, बटर मिल्क 5 रुपए में आता है, और वो बटर एंड चीज वो छोटा सा क्यूब आता है 20-30-35 रुपए का कुछ, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। ओके, ये हो गया तुम्हारा बाय प्रोडक्ट। क्या हो गया ये? बाय प्रोडक्ट। अच्छा, बाय प्रोडक्ट को करना क्या है? बाय प्रोडक्ट, ये जितने में भी तुम बेचेंगे ये जनरली रिकॉर्ड होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे ही, तुम अपन इसको वैल्यू करते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब भाई अगर आज इसको मार्केट में बेचे तो कितने में बेचेंगे, उसको बोलेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। इसमें इसको रिकॉर्ड करना है, और इसको क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, एक सेल ऑफ स्क्रैप भी होता है। जो स्क्रैप मतलब ऐसा रहता है ना, वेस्टेज, वो भंगार वाला आके लेके जा रहा है, उसको बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। तो वो क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। बाई प्रोडक्ट भी तुम्हारा वैल्यू होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, और उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट ही करते हैं। सेल ऑफ स्क्रैप भी, बाई प्रोडक्ट भी। अच्छा, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस अपन देखें। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, पहले तो वर्किंग प्रोसेस देखिए अपन। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस क्या करना? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करो, ठीक है। वर्किंग प्रोसेस के लिए मैं एक चीज, वो जो वर्किंग प्रोसेस है WIP है, उसमें अगर ओपनिंग है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है, तो क्या करेंगे? इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। मैं M अकाउंट लिख रही हूँ, विच मीन्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है तो क्या करेंगे? क्लोजिंग रहता है तो क्या करते हो? अपन क्रेडिट साइड दिखाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अगर, अच्छा, ओ रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में भी ओपनिंग क्लोजिंग होता है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ये क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखेंगे। कौन से हेड में? रॉ मटेरियल कंज्यूम बोल के एक अलग से हेड बना रहे, देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलकर एक अलग से हेड बना रहे वहां पे, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी होता है। रॉ मटेरियल मतलब तुम्हारा कच्चा माल, उसका भी क्लोजिंग स्टॉक है, उसको क्या दिखाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड लेस करेंगे, डेबिट साइड में से लेस कर रही है, देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तुम लेस कर रहे हो डेबिट साइड से ही, ठीक है। ये चीज याद रखो, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। सिर्फ दो ही चीजें इसमें, कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं। वर्किंग प्रोसेस, अगर क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है तो नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग है मतलब अपन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। बट अगर रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको क्या करना? रॉ मटेरियल कंज्यूम जो हेड बना रहे हो तुम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड, वहां से लेस कर दो, दैट्स इट, बस इतना ही, ठीक है। वो हेड बनाना, रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलकर उसमें हर चीज लिखना रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, उसके बाद में एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी, मरीन इंश्योरेंस, और रिटर्न्स जो रहेंगे रॉ मटेरियल परचेज के वो लेस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये भी लेस कर दो, ठीक है। अच्छा, अब बात चल रही है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कहाँ लिखते रहे? पहली चीज, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आता है, कभी, कभी नहीं आता। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जिसमें अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है, ये कहाँ आएगा? ये सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है ना।
हाँ, ये सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बात खत्म। तो ये जो कंफ्यूजन हो रहा था वो हो गया। फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता ही नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। उसके बाद में रॉ मटेरियल परचेज का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल परचेज का ओपनिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद में उसका क्लोजिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड ही वो रॉ मटेरियल कंज्यूम जो हेड बना है वहां से लेस कर दो। अच्छा, वर्किंग प्रोसेस उसका ओपनिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वर्किंग प्रोसेस का, तो वो क्या लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। दैट्स इट, सिंपल। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते वक्त एक चीज याद रखो, सबसे पहली लाइन में लिखना ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, देन सेकंड लाइन में लिखना रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके लिए 5-6 लाइन छोड़ दो, क्योंकि उसमें मटेरियल परचेज भी ऐड कर रहे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी ऐड कर रहे, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रॉ मटेरियल ऐड कर रहे, रिटर्न्स लेस कर रहे मटेरियल के परचेज के, और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी लेस कर रहे बस। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग, सब अलग से सेपरेटली शो करो, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स है जितने भी है उसको एक अलग हेड में डालो। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस है ना, उसको यहाँ नहीं दिखाना डायरेक्ट मटेरियल के साथ या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ या फिर डायरेक्ट वेजेस के साथ। उसको ओवरहेड्स बोल के एक हेड बनाना, उसके अंदर लिखना। ठीक है, तो थोड़ा हेड जो है वो ध्यान में रखना बस। कोई भी इनडायरेक्ट चीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ मिक्स करके नहीं दिखाना, नहीं तो तुम लग रहा अरे भाई चल रहा अपना सेम ही चीज दिखा दो, नहीं ऐसे नहीं करना। अलग अलग से सेपरेटली शो करो, दिखाना सेम वही है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज जितने भी एक्सपेंसेस है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट ही होने हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यहाँ अपना एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट खत्म हो जाता है और बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, बाय क्यों? अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सब कहाँ आएगा? फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स में आता। ठीक है, नहीं तो डेप्रिसिएशन देख के छोड़ नहीं देना कि भाई ये तो आता ही नहीं, ऐसा नहीं करना। अच्छा, अगर दो तीन जैसे यहाँ पे दिए, देख फैक्ट्री लाइटिंग दिया है, फैक्ट्री इंश्योरेंस दिया है, उसके बाद में फैक्ट्री रेंट दिया है, तो फैक्ट्री ट्रस्ट से रिलेटेड इन्होंने दो तीन चीजें दी है, तो एक मस्त हेड बनाओ फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या हेड है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसमें दो तीन चीजें साथ में लिख देना, लाइटिंग, उसके बाद में क्या लिखेंगे? रेंट, उसके बाद में क्या है? इंश्योरेंस, साथ में लिख देने का। ठीक है, थोड़ी सी इसको फॉर्मेटिंग दो। नहीं ध्यान में रहा, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स की वजह से नहीं कटेंगे। बस उसको गड़बड़ करके कहीं और मत लिख देना। एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड ही जाए। ठीक है। अच्छा, अब मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी तुम्हारा खत्म हो, इतना ही है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इतना ही है, दैट्स इट। तो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट खत्म हो गया है पूरा, ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया है। ठीक है। अच्छा, मतलब तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स मेरे साइड से, मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच कम्स नियरली फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, बिल्कुल भी डरो मत। मैम, इस बार का क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड था जो पिछले अटेम्प्ट का था वो। एक चीज समझो, एडजस्टमेंट से लिखना स्टार्ट करो। अगर एडजस्टमेंट से तुम लिखते हो क्वेश्चन इजी होता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, देन स्टार्ट सॉल्व इट। ठीक है, और प्लीज इसको स्किप मत करो, ये एक्चुअल में इजी। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैंने आज पढ़ा दिया, जिसने भी छोड़ा होगा एक बार देख ले, आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मेरी साइड से हो गया, किसी को कुछ पूछना है पूछो। अच्छा, दो तीन जनों को वो स्टॉक वाली चीज नहीं समझी, दो लोगों का मेरे पास मैसेज आया है, तो मैं उसको बता देती बाद में, बहुत लोगों को शायद समझ गए। उससे रिलेटेड कोई डाउट है? बाकी कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लो, तो आई कैन क्लियर। अच्छा, डिबेंचर्स अब ना 10 बज रहे हैं, तो डिबेंचर्स कल लेते हैं, कल सेम टाइम, और कल मैं डिले नहीं करती पक्का, 2 दिन से मेरे साइड से डिले हो रहा, 8 बजे अपन कल लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।
अरे यार एक मिनट, मेरे को तुम्हारे चैट्स ही नहीं दिख रहे। हाँ बोलो, क्या हुआ? अब दिख रहे हैं। लास्ट अटेम्प्ट का ना क्वेश्चन जिसमें इंटरेस्ट का बहुत सारे एडजस्टमेंट है, वो लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो गया, उसको छोड़ दो पहली बार। हाँ, कल अकाउंट करंट लेंगे अपन और डिबेंचर्स लेंगे। ओके महेश, दोनों चीज मेरे को याद है। कल के लिए अकाउंट करंट एंड डिबेंचर्स डन। अच्छा, मैं तुम्हारा वो काम कर दी मैंने, ये राव सर को बोल दिया, जेएलपी सर ले लेंगे। हाँ, और इसके पहले वाले मेरे पास चैट नहीं है, तो किसी ने मैसेज डाला होगा तो वापस डालो प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हायर परचेज का बताऊं? ठीक है, एक मिनट एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 में हायर परचेज का बताना है, एक बार मेरे को ये दिखाने दो, फिर अपन दूसरा करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में आया वाला है। हाँ, एक बार पेपर में आया था। सेम एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन है, वहीं से छापा है सर ने। हाँ, लिखा भी है नवंबर 2019। ठीक है, चलो। हायर परचेस है, हायर परचेस ऑफ मशीनरी है 0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर। जितने तुमने यूनिट बनाए हैं उसका 0.6 रुपीज लग रहा है एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, हायर चार्जेस। तो तुमने यूनिट बनाए कितने ने पूरे साल में? 5 लाख। 5 लाख यूनिट बनाए हैं, एक यूनिट के लिए 0.6 लग रहा है, तो 5 लाख के लिए कितने लगेंगे? 5 लाख के लिए कितना? 5 लाख इंटू 0.6 करो, कितना आ रहा? 3 लाख आ रहा है। हाँ, ये हायर चार्जेस है। अच्छा, हायर चार्जेस फॉर फैक्ट्री ये 2,20,000 है, प्लस ये हायर चार्जेस फॉर मशीनरी इज डिफरेंट एंड हायर चार्जेस फॉर फैक्ट्री इज डिफरेंट। ऐसा नहीं कि दोनों, इधर तो 2,20,000 दिया है, अरे बेटा वो फैक्ट्री का हायर चार्जेस है, मशीनरी का हायर चार्जेस अलग है। ठीक है, दोनों भी अलग लिखना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा और ये भी। ओके, किसने पूछा था? ओमकार, अजिंक्य, ठीक है ये। ओके। अच्छा, और किसी का कोई डाउट जो मेरे को पूछना है? दिनेश सर तुम्हारे रिवीजन लेक्चर्स ले लेंगे, दिनेश सर का रिवीजन लेक्चर्स लेना चल रहा है, दिनेश सर ले लेंगे 6 तारीख से।